Hello everyone, welcome to our YouTube channel Commerce Speed for JIF. So guys, I am Riya and मैं आपको ये फ्री बिजनेस इकोनॉमिक्स करवा रही हूँ. So guys, लास्ट पार्ट के अंदर परफेक्ट कंपटीशन कर लिया था एंड मोनोपोली भी हमने कर लिया था. आज हम करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कुछ फीचर्स हम बोल सकते हैं मोनोपोली कहते हैं एंड कुछ फीचर्स इसके परफेक्ट कंपटीशन के होते हैं. इन दोनों को मिलकर क्या बनती है? हमारे पास में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनती है. ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है जो सबसे पहले वहां किसने बताया? प्रोफेसर चैम्बरलिन ने बताया था. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो किसने बताया? प्रोफेसर चैम्बरलिन ने कौन सी बुक में मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्ड को ना पता डिफाइन किया था? थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक सेल्स डिफरेंशिएटेड गुड्स के अंदर प्रोफेसर चैम्बरलिन ने मोनोपोलिस्टिक वर्ड को बताया था. ठीक है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या होती है? इट इज अ मार्केट वेयर देयर आर मैनी सेलर्स बट ईच सेलर सेल डिफरेंट गुड्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और कंपटीशन में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है? जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं? होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं. ठीक है, और तो परफेक्ट कंपटीशन के हम देखा था कि वहां पे भी क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं. परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कैसे होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, सॉरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स रहते हैं. एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी सेम लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, बट इसके अंदर जो सेलर्स रहते हैं लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं, बट इसके अंदर जो सेलर्स रहते हैं ना पीसी से कंपेयर करते हैं पीसी की जो कंपेरेटिवली क्या रहती है? लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स रहते हैं वो कम रहते हैं. ठीक है, देन यहाँ पे और जो प्रोडक्ट होता है इस टाइम डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है यहाँ पे. एंड देखते हैं कौन कौन से फीचर्स होते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के. कंपटीशन में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? सबसे पहले हमारे पास में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, बट किससे कम होती है? परफेक्ट कंपटीशन की कंपेयर करें तो इससे कम होती है यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स. यहाँ पे क्या होती है? मैनी सेलर्स होते हैं, बट जो सेलर्स सेल तो करते हैं बट यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है कैसा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, जिसकी वजह से जो फर्म्स होती है उन पर कुछ मार्केट पावर यहाँ पे होती है. पर जो परफेक्ट कंपटीशन होता है वहाँ पे मैनी सेलर्स होते हैं बट यहाँ पे कोई भी मार्केट पावर अवेलेबल नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं? होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट होते हैं. दैट कैन बी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, पर उनकी जो सब्सिट्यूट होता है वो अवेलेबल होता है, बट परफेक्टली सब्सिट्यूट अवेलेबल है तो सेम प्रोडक्ट नहीं मिल सकता हमें उसकी वो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट मिल सकता है, मतलब हम उसकी जगह उसको यूज कर सकते हैं, बट परफेक्टली सब्सिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता है. वहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है? क्यों सब्सिट्यूट अवेलेबल होता है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं? सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक हम उसके ब्रांड क्वालिटी एंड पैकेजिंग बेसिस पे क्या कर सकते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट्स होते हैं. यहाँ पे परफेक्टली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, बट जो परफेक्ट कंपटीशन होते हैं वहाँ पे क्या होता है? परफेक्टली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं. लाइक हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे होमोजीनियस एंड आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो हमारे पास में पाए जाते हैं. देन हमारे पास क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट. पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हमारे पास है फ्री एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एंट्री एंड एग्जिट में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती. कोई भी फर्म यहाँ पे एंट्री कर सके, कोई भी फर्म यहाँ पे एग्जिट कर सकती है. एंड परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी यहाँ पे क्या कर सकती है? एंट्री एंड एग्जिट इजिली कर सकती है. सेम इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन में इजिली एंट्री एंड एग्जिट कर सकती है. फर्म इंटरडिपेंडेंस. जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है इस पर बहुत कम इंटरडिपेंडेंस होती है. कभी बोल सकते प्राइस एंड क्वांटिटी के बेसिस पे ना मतलब इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे की फर्म होती है ना वो प्राइसेस कितनी डिसाइड करे वो कितनी प्राइसेस डिसाइड करे, बट हमें डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होने की वजह से वो फर्म्स होती है तो एक दूसरे के ऊपर बहुत कम इंटरडिपेंडेंस होती है. पर जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं सिमिलरिटी प्रोडक्ट होते हैं, आइडेंटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक फर्म होती है तो दूसरे के प्रोडक्ट होती है, क्योंकि अब जो प्राइसेस होते हैं वो क्या रहते हैं? सबके सेम रहते हैं, प्रोडक्ट भी यहाँ पे सेम रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इलास्टिक जो डिमांड होती है वो कैसी होती है? यहाँ पे इनफाइनाइट होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और जिसकी वजह से जो यहाँ पे ना फर्म्स होते हैं इंटरडिपेंडेंस होती है. देन हमारे पास क्या है? यहाँ पे फैक्टर मोबिलिटी, यानी कि हम जो प्रोडक्ट फैक्टर्स होते हैं वही फैक्टर्स होते हैं. इस तरह जो कौन कौन से फैक्टर्स है हमारे पास में? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप होता है. इसका जो फैक्टर्स होते हैं इसको अपन एक प्लेस हम इजीली रिमूव नहीं कर सकते हैं, बट जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर हम जो फैक्टर्स होता है इजीली क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं. देन हमारे पास में क्या आता है? सेलिंग कॉस्ट होती है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हमारे पास में जो सेलिंग कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट की बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं? डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं कैसे होते हैं? सब्सिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं,
है तो वहां पर जो फर्म्स होती है क्या करते हैं प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने की, कस्टमर को बताने की कि हमारा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट कैसे है, किस बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे, पैकेजिंग बताती है अपनी प्रोडक्ट का प्रमोशन था, जिसकी वजह से जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो, इंक्रीज हो। बट जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे जो ना सेलिंग कॉस्ट होती है क्या होती है, जीरो, क्योंकि हम जो प्रोडक्ट्स होते हैं सभी कैसे होते हैं, सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर हमारे पास में क्या आती है, नॉलेज। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो कस्टमर्स होते हैं, जो बायर्स होते हैं, उनके पास परफेक्ट नॉलेज होती है, परफेक्टली नॉलेज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, जो परफेक्टली कॉम्पिटिशन से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं नॉन क्वेश्चन कॉम्पिटिटर्स। एंड जो परफेक्ट नॉलेज है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर सिमिलर प्रोडक्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास में क्या होती है, परफेक्टली नॉलेज होती है। देन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे कॉम्पिटिशन टाइप। यहाँ पे जो मतलब नॉन क्वेश्चन कॉम्पिटिशन है, जो कॉम्पिटिशन होता है ना, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, उसके बेसिस पे कॉम्पिटिशन बनाया जाता है। वो क्वांटिटी क्वालिटी के बेसिस प्रोडक्ट क्वालिटी के बेसिस कॉम्पिटिशन होता है। कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट होते हैं, कैसी प्रोडक्ट होते हैं, क्लोज जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट होते हैं, तो अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए उनका क्या करती है, क्वालिटी में डिफरेंशिएट करती, क्वालिटी को इम्प्रूव करती है। यहाँ पे क्या होता है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन पाया जाता है। बट जो है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, जो कॉम्पिटिशन तो कैसे होता है, प्योरली प्राइस कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे डिमांड कर्व। यहाँ पे जो है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, सॉरी जो परफेक्ट नॉन क्वेश्चन कॉम्पिटिशन के अंदर डिमांड कर्व होता है, कैसा होता है, यहाँ पे एआर और एमआर कैसा होता है, यहाँ पे डाउनवर्ड होता है, गिरता हुआ होता है। यहाँ पे जो लास्टिंग डिमांड होती है यहाँ पे, पर जो परफेक्टली लास्टिंग बट है ना, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो डिमांड कर्व होता है कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो यहाँ पे जो एआर और एमआर क्या होता है, तो एक ही होती है, एआर इक्वल क्या होती है, यहाँ पे एमआर होती है। अब हम देखेंगे कि मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन की, तो हमने क्या देखा था इसके लिए कि जो मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन में क्या होता है, कुछ फीचर्स तो किसके लिए परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है, कुछ फीचर्स किसके लिए मोनोपोली, लाइक हम बोल सकते हैं इसके अंदर कि फर्म्स पर कुछ क्या होती है, मार्केट पावर होती है, जो प्राइजेस होती है फर्म खुद से डिसाइड करती है। मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो फर्म्स होती है अपनी प्राइस खुद से डिसाइड करती है, पर जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन है फर्म्स क्या अपनी प्राइस खुद से डिसाइड कर सकती है, नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ पे जो प्राइस होती है कौन डिसाइड करता था, इंडस्ट्री डिसाइड करती थी, एंड जो फर्म होती है कैपिटल प्राइस को एक्सेप्ट करती थी, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके अंदर की प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कौन सी कंडीशन होती है, हमें क्या पता था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारे पास टू कंडीशन होती है, कौन कौन सी होती है हमारे एफसी अप्रोच के अंदर, कि ना देखो सबसे पहले तो फर्स्ट कंडीशन कौन सी, जहाँ पे एमआर और एमसी दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एमसी का क्या करनी चाहिए, एमआर कर तो नीचे से कट करती हुई जानी चाहिए। इसके अंदर हमारे पास टू टाइम पीरियड होती है, कौन कौन सा होती है, शॉर्ट रन टाइम पीरियड होता है, कौन सा होता है, लॉन्ग रन होता है। शॉर्ट रन के अंदर जो मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन होती है कौन से प्रॉफिट अर्न करती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, या फिर सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट बोल सकते हैं हम, है ना। क्या करती है वो, एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, एबनॉर्मल प्रॉफिट एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, क्या करती है, मिनिमम लॉसेस अर्न करती है, मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं उसको। बट लॉन्ग रन के अंदर वो क्या करती है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। ध्यान रखना जो मोनोपोस्टिक कॉम्पिटिशन में होती है, जो फर्म होती है वो लॉन्ग रन के अंदर कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, ओनली नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। बट जो मोनोपोली होती है वो कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, फिर एबनॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। और जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी जो फर्म होती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म होती है कैसा प्रॉफिट अर्न करती है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी फर्म होती है जो लॉन्ग रन के अंदर कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। कंपटीशन में लॉन्ग रन के अंदर क्या करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। बट जो मोनोपोली होती है वो लॉन्ग रन के अंदर एबनॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है, ठीक है। मैंने हमने देखा था कि ना वो ना जो शॉर्ट रन के अंदर कौन से प्रॉफिट करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट करती है, नॉर्मल प्रॉफिट करती है, क्या करती है, मिनिमम लॉसेस मिलते हैं उस पर, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसके अंदर की कॉम्पिटिशन कौन सी प्रिवेलिंग कंडीशन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट सेकेंड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम देखेंगे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर सबसे पहले कंडीशन हम देखेंगे, ये क्या होगा हमारे पास में एमआर हो गया, एंड ये क्या हो गया इसके अंदर एआर हो गया। मोनोपोली कॉम्पिटिशन के अंदर में हमारे पास में जो कर्व होता है डिमांड का वो कैसा बनता था, डाउनवर्ड बनता था। एमआर क्या होती है, डाउनवर्ड। यहाँ पे जो है ना
कर्व होता है ना, यहाँ पे जो इलास्टिसिटी होती है कैसी होती है, वो 80 ग्रेटर देन 1 होती है। इलास्टिसिटी कैसी होती है यहाँ पे 80 ग्रेटर देन 1 होती है, हाईली इलास्टिक पाई जाती है। बट जो मोनोपोली के अंदर जो इलास्टिसिटी होती है कैसी होती है, लेस इलास्टिक डिमांड होती है, इतनी इलास्टिक डिमांड होती है, जिसकी वजह से जो है ना मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो डिमांड कर्व होता है वो कैसा होता है, फ्लैटर शेप का होता है। कौन सी शेप का मतलब, फ्लैटर शेप का बनता है। एंड जो मोनोपोली के अंदर जो डिमांड कर्व होता था हमारा, वो कैसा बनता था, वहां पे जो इलास्टिसिटी होती है कैसे होती है, इतनी इलास्टिक डिमांड होता है, जिसकी वजह से वहां पे जो कर्व होता है कैसे होता है, स्ट्रिपर शेप का कर्व होता है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो कर्व होता है कैसे होता है, फ्लैट शेप का कर्व होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ना जो इलास्टिसिटी होती है कैसे होती है, मोर देन वन होती है, यानी प्राइस में थोड़ा सा चेंज होने पर हमारे फंड डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकता है। बट वहाँ पे जो मोनोपोली के अंदर क्या होता था, हमारे पास में इलास्टिक डिमांड कैसे होती है, कम होती, जिसकी वजह से हमारे प्राइस में थोड़ा सा चेंज हमारे फंड डिमांड में ज्यादा चेंजेस नहीं होते थे। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, जैसे यहाँ पे बनाते हैं जो डिमांड कर होता है, ये क्या हो गया हमारे पास में, एम आर हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, ए आर हो गई। ये क्या है हमारे पास में, एम आर, एंड ये क्या है हमारे पास में, ए आर हो गया। फर्स्ट सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्रिटेरियन कंडीशन देखते हैं कि जो होना एम आर और एम सी का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एम आर इक्वल क्या होना चाहिए हमारे पास में, एमसी होना चाहिए। एमसी कर क्या करना चाहिए, एम आर कर को नीचे से कट करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगी, इस पॉइंट पे क्या होगा, एमसी और एम आर इक्वल होगा, एमसी कर इस पॉइंट पे क्या होगी, एम आर कर को नीचे से कट कर दिए। तो इस पॉइंट पे क्या होती है, हमारी जो प्राइजेस होती है वो डिसाइड कर लेती है, क्या होगी हमारे पास में, ए आर इक्वल टू प्राइजेस होगी, और यहाँ पे हमारी क्या होती है, आउटपुट डिसाइड हो जाती है। ठीक है, देन हमारे पास सुपर नॉमिनल प्रॉफिट के लिए हम क्या देखते हैं कि क्या होना चाहिए, हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होती है वो होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, किससे कम होनी चाहिए, एवरेज रिवेन्यू से। यानी हमारे पास जो एवरेज रिवेन्यू होती है वो तो ज्यादा होनी चाहिए किससे, एवरेज कॉस्ट से। ठीक है, जो हमारी एवरेज कॉस्ट कर्व होगी वो कैसे बनेगी हमारे पास में, ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, एवरेज कॉस्ट पर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो ये क्या हो गया हमारे पास में, मार्जिनल सॉरी ए सी हो गई, क्या हो गया हमारे पास में, ए सी हो गई। और ये क्या हो गया हमारे पास में, ए आर हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये तो क्या होगा हमारे पास में, ए आर होगी, और ये क्या हमारे पास में, ए सी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, ए आर तो ज्यादा है हमारे पास में, किससे, ए सी से। हमारे पास में क्या हो रही है, ए आर ज्यादा हो रही है। लाइक हम ये हमारे पास में ये वाला पॉइंट है, ये तो क्या हमारे पास में, ए आर है, और ये क्या है हमारे पास में, ए सी है। तो ए सी ज्यादा हो गई ए आर से, और ये हमारे पास में क्या हो गया, यहाँ पे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ठीक है, देन अब क्या देखेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट के इसके अंदर क्या होता है हमारे पास में, जब हमारी क्या होती है, एसी इक्वल क्या होनी चाहिए हमारे पास में, ए आर होनी चाहिए। एसी इक्वल क्या होनी चाहिए, एसी इक्वल ए आर, एसी इक्वल ए आर होती है। अब देखो इसमें कैसे बनेगा, ठीक है हमारे पास में एम आर हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, ए आर हो गया। ये क्या हो गया हमारे पास में, एम आर, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, यार हो गया। क्या करेंगे हम, एमसी कर क्या करेंगे, एमसी इक्वलेंट क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन होती है ना, एमसी इक्वलेंट क्या होना चाहिए, एमआर होना चाहिए। एमसी कर एमआर को पीछे से कट करती होनी चाहिए। ये क्या हो गया हमारे पास में, एमसी हो गई, एंड जी क्या हो गया हमारे पास में, यहाँ पे क्या करेंगे अपना प्रोडक्शन डिसाइड कर देंगे। एंड ये क्या हो जाती है हमारे पास में, ए आर है ना, यहाँ पे ए इक्वल किसकी, प्राइस की इक्वल हो जाती है। एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, आउटपुट डिसाइड हो गया यहाँ पे। ये क्या हो गया हमारे पास में, ऑडिशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे पास में एसी इक्वलेंट ए आर होगा तो हमारे पास में क्या हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एसी इक्वलेंट क्या होना चाहिए हमारे पास में, ए आर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एसी हो गया, एसी इक्वलेंट क्या होगा हमारे पास में, ए आर हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है हमारे पास में, एसी और ए आर दोनों क्या हो रहा है, सेम हो रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास में, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। मिनिमम लॉस के केस में क्या होता है, जो हमारे पास में एसी ज्यादा होती है किससे, ए आर से। जो हमारी क्या हो जाएगी ज्यादा, एसी ग्रेटर देन ए आर हो जाएगी। तो हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम लॉसेस मिलेगा। तो हमारी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी वैल्यू से, तो हमारा क्या मिलेगा यहाँ पे, मिनिमम लॉसेस देखने को मिलता है, एसी ग्रेटर देन ए आर। तो ये क्या हो गया हमारे पास में, एम आर हो गई, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, ए सी। ठीक है, ये तो क्या हो गया हमारे पास में, एम आर हो गई, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में, ए आर,
एंड क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो एमसी कर होगा वो एमआर कर क्या कर देगा, नीचे से कट कर देगा, और एमसी इक्वल क्या होना चाहिए, एमआर होना चाहिए। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट डिसाइड हो जाएगा। एंड ये क्या हो जाएगी, हमारे पास में प्राइसेस हो जाएगी, क्योंकि ई आई इक्वल क्या होती है, प्राइस होती है। ये क्या होगी, प्राइस होगी। एंड ये क्या होगी, हमारे पास में क्वांटिटी हो गई। ठीक है, जब हमारे पास में क्या होता है, एसी ज्यादा होती है ईआर से, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे को लॉसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में, हाँ, यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास में, एसी ज्यादा हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, हमारे पास में लॉसेस देखने को मिल गई। यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास में एसी हो गई। तो देखो एसी तो यहाँ पे हमारे पास में, बट जो ए आर है वो यहाँ पे हमारे पास में, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे पास में, एसी तो किस पॉइंट पे, यहाँ पे हमारे पास वो एयर कहाँ पे, यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसी ज्यादा और ये किससे, एयर, उसके वजह से आपको इतना जो प्रॉफिट है, क्या मतलब आपको लॉसेस देखने को मिल रही है। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर देख सकते हो डायग्राम के अंदर, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास में, जो एसी है, जो मतलब हम सिंपल नॉर्मल टॉपिक के अंदर क्या देखते हैं कि जो हमारी एवरेज वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, किससे, एवरेज कॉस्ट से। हमारी जो एवरेज वैल्यू हो रही है वो कहाँ पे हो रही है हमारे पास में, देखो एवरेज वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे, और एवरेज कॉस्ट कहाँ पे हो रही है हमारे पास में, यहाँ पे हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, किससे, एवरेज वैल्यू, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपको लॉसेस, लॉसेस के अंदर क्या होती है, हमारी एवरेज वैल्यू कम हो जाती है, इससे एवरेज कॉस्ट से जो हमारा लॉसेस देखने को मिलता है। देखो इसके अंदर जो हमारी एवरेज कॉस्ट होगी यहाँ पे, और एवरेज वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे, इसकी वजह से आपको हम देखने को मिलता है, लॉसेस देखने को मिलते हैं। एंड देन हमारे नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर क्या होता है, हमारे पास में ए आर इक्वलेंट क्या होना चाहिए, एसी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये तो क्या होगा, ए आर होगा, एंड देन यहाँ पे क्या होगा, एसी होगा। तो हमारे क्या मिलता है, नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमारे पास में क्या होती है, देखो यहाँ पे ठीक है, हमारे पास में एसी है। इसके साथ साथ हमको देखने को चीज एक और मिलती है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है ना वो कम होती है, इससे मार्जिनल एवरेज वैल्यू से, यानी कि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट हो रही है वो कहाँ पे हो रही है, हमारे पास में क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। जो हमारे पास एवरेज वैल्यू होती है वो यहाँ पे होती है, यहाँ पे जो ना मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, एमसी होती है, क्या होती है, ज्यादा कम होती है, किससे, प्राइसेस से, या फिर है ना ए आर से। एमसी कम होती है किससे, प्राइसेस से। आप लॉसेस के लिए भी देख सकते हो कि जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो हमारे पास में, मार्जिनल जो कॉस्ट है वो वहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे एवरेज वैल्यू वहाँ पे हमारे पास में, यहाँ पे है। तो मार्जिनल वैल्यू तो हमारे पास में क्या है, कम है, एंड सॉरी मार्जिनल कॉस्ट तो हमारे पास में कम है, मार्जिनल एवरेज वैल्यू क्या है, ज्यादा होती है। मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, प्राइस होती है आपकी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बट बाय कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर डिफरेंसेस क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बट बाय कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है। बट बाय कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में हमको पता है कि लार्ज नंबर ऑफ क्या होता है, कि बायर्स होते हैं और सेलर्स भी होते हैं। एंड जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे होते हैं, यहाँ पे होमोजेनियस नेचर का होता है। मोनोपोली के अंदर क्या होता है, ओनली वन सेलर होता है, और यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री और फर्म की कोई भी डिफरेंसेस नहीं होती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे सिंगल सेलर होता है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, कोई भी इसका क्लोज सब्सिट्यूट अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता है। बट जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होते हैं यहाँ पे भी क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, यहाँ पे सेल फर्म्स तो बहुत ज्यादा होती है। बट कॉम्पिटिशन को कंपेयर करते हैं तो इससे यहाँ पे क्या होती है, फर्म्स कम देखने को मिलती है हमारे पास में। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट हो कैसे तो होमोजीनियस नेचर का होता है, और मोनोपोली के अंदर कोई भी प्रोडक्ट हो क्या तो कोई भी फ्लो सब्सिट्यूट यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर जो फॉर्म प्रोडक्ट होता है वो कैसे डिफरेंशिएट प्रोडक्ट तो सबको फ्लो सब्सिट्यूट तो देखने को मिल जाएगा, बट परफेक्ट सब्सिट्यूट अवेलेबल वहां पर नहीं होता है। देन हमारे पास में क्या, इनसिग्निफिकेंट मार्केट शेयर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर है ना, जो फॉर्म्स होते हैं उनका सिर्फ कोई भी मार्केट शेयर अवेलेबल यहाँ पर नहीं होता है। यानी कोई भी फर्म है ना मार्केट शेयर को आप इफेक्ट नहीं कर सकती है। बट जो मोनोपोली होती है उसके अंदर ना वो कोई एक फर्म है ना पूरे मार्केट शेयर को क्या कर सकती है, इफेक्ट कर सकती है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक फर्म होता है वो क्या करती है, अपनी जो मार्केट शेयर होते हैं ना, मतलब थोड़ा सा उनके पास में क्या होती है, बार बार मिलती है मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, थोड़ा सा क्या कर सकती है, मार्केट शेयर को इफेक्ट कर सकती है। एंड
परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म्स होती हैं आपके। वहाँ पे जो प्रोडक्ट हो कैसे तो होमोजीनियस तो होमोजीनियस प्रोडक्ट होने की वजह से वहाँ पे जो सारे फॉर्म्स होते हैं वो सेम प्रोडक्ट बेस्ड है, और जिसकी वजह से अगर वो प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर देंगे ना तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं। इसकी वजह से हमें जो प्रोडक्ट होता है वो कैसे होता है, यहाँ पे जो कॉम्पिटिशन होता है कैसे होता है, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फॉर्म्स होती है यहाँ पे। और जो मोनोपोली होती है यहाँ पे तो कोई कॉम्पिटिशन होता ही नहीं, क्यों नहीं होता, यहाँ पे ओनली वन फॉर्म्स होती है एंड वन प्रोडक्ट होता है, किसी कोई भी क्लोज सक्सेस वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिशन होता है। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन है, जो कॉम्पिटिशन होता है बट कैसा कॉम्पिटिशन होता है, इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, क्लोजली सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पे। देन हमारे पास में क्या है, कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ मोनोपोली। यहाँ पे क्या होता है, मोनोपोली कोई अवेलेबल ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे तो होमोजेनियस नेचर के, तो बहुत सारी क्या होती है यहाँ पे फॉर्म्स होती है। और मोनोपोली के अंदर तो क्या होती है, इनके पास जो पावर होती है कैसे होती है, हाई डिग्री ऑफ मोनोपोली पावर होती है। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होती है, कुछ पावर्स होती है क्योंकि हम खुद से अपना प्राइस डिसाइड करते हैं, डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से जो मोनोपोली कॉम्पिटिशन जो फॉर्म्स के पास पावर होती है थोड़ी पावर होती है, ठीक है। मुकट्टा कॉम्पिटिशन के अंदर यहाँ पे क्या होता है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है यहाँ पे। मोनोपोली के अंदर यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बैरियर्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल होनी चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसी हो सकती है, यहाँ पे कॉपीराइट हो सकती है, पेटेंट हो सकते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं हमारे पास, क्योंकि हम इजिली यहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते हैं। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के हम इजिली कर सकते हैं, एंट्री एंड एग्जिट कर सकते हैं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो फॉर्म्स होती है क्या होती है, प्राइस ठीक होती है, क्योंकि जो प्राइसेस होती है वो डिसाइड करते हैं इंडस्ट्री से, इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है, जो ना परफॉर्म होती है क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। मोनोपोली क्या होती है, मोनोपोली तो फॉर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस ही नहीं होता, जो फॉर्म होती है इंडस्ट्री होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर भी क्या होता है, कोई भी फर्म नहीं होती, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री के पास पावर्स के ऊपर, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है यहाँ पे, प्राइस इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। जो अपन पे कॉम्पिटिशन के अंदर जो प्राइस होती है वो किसके इक्वल में होती है, मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होती है। क्या होगा हमारे पास में MR हो गया, एंड ये क्या हो गया हमारे पास में AR हो गया। एंड यहाँ पे हमारे क्या कर लेंगे, MC इक्वल कर देंगे, यहाँ पे क्या होगा हमारे पास में MC हो गई, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में MR है, एंड ये क्या है हमारे पास में AR है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन है वो डिसाइड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में प्राइस हो जाएगी। तो इसके लिए क्या हो रही, जो हमारी MC हो रही है तो क्या हो रही है, यहाँ पे हो रही है AR, यहाँ पे हमको हमारी यहाँ पे यानी प्राइसेस हमारे यहाँ पे, तो हमें क्या होती है, हमारे पास में कम होती है प्राइसेस से। यहाँ पे क्या होती है हमारे पास मोनोपोली के अंदर क्या होती है, हमारे पास में जो मार्जिनल कॉस्ट होती है क्या होती है, हमेशा कम होती है, इससे प्राइस इससे हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट होती है क्या होती है, कम होती है। सेम ऐसी मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर भी होता है, इसमें भी क्या होती है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है क्या होती है हमारे पास में कम होती है, प्राइसेस क्या होती है यहाँ पे भी ज्यादा होती है। बट यहाँ पे जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है यहाँ पे क्या होती है, जो मार्जिनल कॉस्ट होती है किसकी इक्वल होती है, प्राइसेस की इक्वल होती है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल देन क्या होता है यहाँ पे, प्राइसेस होता है, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे प्राइस लेस देन अदर, प्राइस लेस देन अदर मार्केट फॉर्म्स। यहाँ पे जो प्राइसेस होते हैं ना बहुत कम प्राइसेस लगते हैं यहाँ पे, मतलब जो कॉस्ट होती है उससे बस इक्वल में थोड़ा सा वो प्रॉफिट अर्न करते हैं यहाँ पे। बट यहाँ पे जो प्राइस होते हैं मोनोपोली क्या करता है, अपना प्रॉफिट है वो ज्यादा मैक्सिमम पता नहीं कि जो है ना परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर तो क्या होता है, जो प्राइसेस होते हैं वो कम रखते हैं, मतलब कॉस्ट से अपने, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो हम प्राइस यहाँ पे डिसाइड करते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर, जहाँ पे हमारी क्या होती है सप्लाई एंड डिमांड और एक क्या करते करते क्या सप्लाई इक्वल देन क्या होती है, अभी डिमांड होती है, एक हम क्या करते हैं अपना जो प्रोडक्ट प्राइसेस होता है वहां पे डिसाइड कर लेते हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, जो फर्म होती है प्राइसेस यहाँ पे डिसाइड करती है, अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है कि हमको इस पॉइंट पे डिसाइड करना होता है, क्योंकि वो क्या होती है प्राइस मेकर होती है जो फर्म होती है। एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर भी क्या होता है, जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन से ज्यादा क्या करती है वो प्राइसेस डिसाइड करती है, यहाँ पे डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं। एंड यहाँ पे डिमांड कर्व कैसे होता है, इनफाइनेटली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, कैसा होता है आपको हॉरिजॉन्टल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे क्या होता है डिमांड कर्व बनता है, यानी यहाँ पे क्या होता है इक्वल एंड MR हो जाता है, AR इक्वल देन
CR इक्विवेलेंट क्या होता है यहाँ पे MR हो जाता है। एंड इसके अंदर क्या होता है, मोनोपोली के अंदर जो हमारा डिमांड कर्व होता है कैसा होता है, कि इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। हमें प्राइस में थोड़ा सा चेंजेस करेगा डिमांड ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। एंड इसके अंदर जो हमारा डिमांड कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, बट कैसा होता है यहाँ पे इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, यहाँ पे क्या होता है इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे इलास्टिक डिमांड कर्व होता है, अभी इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास में क्या यहाँ पे जो एमआर और एआर होते हैं सेम कर्व को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। एमआर और एआर दोनों क्या होती है एक ही होती है इसके, बट यहाँ पे क्या होता है जो एमआर और एआर होती है दोनों क्या होती है अलग अलग होती है। एमआर और एआर कैसी की डाउनवर्ड होती है, स्लोप डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एंड जो एमआर होती है क्या होती है एआर की, एआर से क्या होती है दुगनी गति से क्या करती है नीचे गिरती हुई होती है। सेम ऐसे इसमें एमआर और एआर कैसे होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। एंड जो एमआर कर्व होता है वो एआर से दुगनी स्पीड से नीचे गिरती हुई होती है। एंड इसके अंदर जो टीआर होता है वो कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है। देखो ये क्या होता था हमारे पास में यहाँ पे टोटल रिवेन्यू होता था, स्ट्रेट लाइन की प्राइसेस होती है तो कैसे रहती है कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से टोटल रिवेन्यू कर्व होता है कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है पॉजिटिव होता है। इसके लिए जो टोटल रिवेन्यू कर्व होता है कैसा होता है इन्वर्टेड यू शेप का होता है। जो मोनोपोली के अंदर जो टीआर कर्व होता है कैसा होता है इन्वर्टेड यू शेप का होता है। क्या होता है हमारे पास में टीआर कर्व होता है। सेम ऐसे ही मोनोपोली के जो मोनोपोली कंपटीशन होता है उसके लिए में टीआर जो कर्व होता है हमारे पास में कैसा होता है यू शेप का होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। और जो टी परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर जो है ना टीआर कर्व होता है वो कैसा होता है स्ट्रेट लाइन होता है। इसमें 45 डिग्री भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, इसके अंदर कोई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता क्योंकि यहाँ पे सारी प्राइसेस क्या होता है सेम रहती है, यहाँ पे सारी यूनिट से सेम प्राइसेस होते हैं। बट जो मोनोपोली होता है उसके अंदर क्या होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, वहाँ पे अलग अलग जो है ना कस्टमर्स होते हैं उनसे हम अलग अलग प्राइसेस क्या करते हैं चार्ज करते हैं। एंड जो मोनोपोली कॉम्पिटिशन होता है वो क्या करता है थोड़ी सी मोनोपोली पावर होती है जिसकी वजह से वो अपने जो प्राइसेस होते हैं वो इससे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में क्या है जो ना परफेक्ट कंपटीशन होता है वो लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है वो लॉन्ग रन के अंदर कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। एंड जो मोनोपोली फर्म होती है लॉन्ग रन में कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। मोनोपोली कंपटीशन भी जो है लॉन्ग रन के अंदर कौन सा प्रॉफिट अर्न करती है, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। अगर कॉम्पिटिशन में कोई भी सेलिंग कॉस्ट नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं होमोजेनियस नेचर के होते हैं। मोनोपोली के अंदर थोड़ी सी सेलिंग कॉस्ट होती है क्योंकि कस्टमर को बताना चाहते हैं ये प्रोडक्ट लेके आए हैं आप ये कस्टमर को यूज करें, कस्टमर को बताने के लिए क्या करती है थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को बताने के लिए हम क्या करती है सेलिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, लो सेलिंग कॉस्ट होती है। देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर हमारे पास में क्या होती है सेलिंग कॉस्ट होती है। यहाँ पे जो सेलिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा सेलिंग कॉस्ट होती है, यहाँ पे लोग क्या होते हैं जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं यहाँ पे क्लोज सॉरी क्लोज सब्स्टिट्यूट यहाँ पे क्या होते हैं प्रोडक्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम जो डिफरेंशियल प्रोडक्ट होने की वजह से हम जो सेलिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। then हमारे पास में क्या है प्राइस बीइंग गिवन डिसाइड ओनली क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। यहाँ पे क्या होती है प्राइसेस तो ना ओनली जो इंडस्ट्री डिसाइड कर देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे फर्म्स होते हैं क्या डिसाइड करती है, ओनली आउटपुट डिसाइड करती है। एंड जो मोनोपोली होता है वो क्या करता है प्राइस एंड जो आउटपुट होता है दोनों क्या करता है अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हैं। एंड सेम ऐसे ही जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है वो भी प्राइस एंड आउटपुट दोनों को डिसाइड करते हैं। यानी हमारे पास में क्या था प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एट द मिनिमम एवरेज कॉस्ट। हमारा जो प्रोडक्ट होता है प्रोड्यूस हम किस पे करते हैं मिनिमम एवरेज कॉस्ट के ऊपर क्या करते हैं प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है जो प्रोडक्ट को कहाँ पे प्रोड्यूस करती है मिनिमम एवरेज कॉस्ट जो प्रोडक्ट क्या करती है वो प्रोड्यूस करती है। मोनोपोली के अंदर जो फर्म्स होती है वो अपना जो प्रोडक्शन होता है वो कब डिसाइड करती है डिक्लाइनिंग एवरेज कॉस्ट करके डिसाइड करती है। एंड जो ना परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है वो ना प्रोडक्शन अपना डिसाइड किस पे करती है मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर डिसाइड करती है। जो मोनोपोलिस्टिक फर्म्स कंपटीशन के अंदर है ना जो फर्म्स होती है प्रोडक्शन एट डिक्लाइनिंग पोर्शन ऑफ एवरेज कॉस्ट करके डिक्लाइनिंग पोर्शन पे क्या करते हैं जो प्रोडक्शन होता है उसको डिसाइड करती है। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो फर्म्स होती है बोला देखो
इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज हाईएस्ट एंड प्रोड्यूस एटलीस्ट कॉस्ट। यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम होता है वहां पे कहाँ होता है, जब हम प्रोडक्शन होता है वो हाईएस्ट कॉस्ट पे करते हैं। प्रोडक्शन होता है सबसे पर जो कॉस्ट होती है हमारे पास में क्या होती है, लीस्ट कॉस्ट होती है, पर जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा हाईएस्ट प्रोडक्शन करते हैं, वहां पे हमारे क्या इक्विलिब्रियम डिसाइड होता है। पर जो मोनोपोली होता है उसके अंदर जो इक्विलिब्रियम होता है वो कहाँ पे डिसाइड होता है, लेस अदर देन मार्केट फॉर्म्स के लिए डिसाइड हो जाती है, जिसमें हम प्रोडक्शन तो ज्यादा करते हैं, पर जो मोनोपोली में है जो प्रोडक्शन होता है कॉम्पिटिशन कंपेरेटिवली क्या होता है, यहाँ पे कम प्रोडक्शन होता है और उसी पॉइंट पे हमारी इक्विलिब्रियम यहाँ पे डिसाइड हो जाता है। जो मोनोपोलिस्टी फॉर्म के अंदर भी हमारे पास में क्या होता है, लेस क्वांटिटी हम बनाते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होता है, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी हो जाती है। क्या बच जाती है हमारे पास में एक्सेस कैपेसिटी, और जल्द प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं, हम करते नहीं है इसके अंदर, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी होती है। यहाँ पे क्या होता है, नो कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन, यानी कंज्यूमर कोई भी तरीके से हम शोषण नहीं करते, कंज्यूमर को परेशान नहीं करते, कंज्यूमर से प्राइसेस ज्यादा चार्ज नहीं करते हैं, जितनी कॉस्ट के हम उसके अकॉर्डिंग प्राइस यहाँ पे क्या करते हैं चार्ज करते हैं। पर जो मोनोपोली होती है क्या करते हैं, कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, कंज्यूमर से ना प्राइस उससे बहुत ज्यादा हाई प्राइस क्या करते हैं चार्ज करते हैं। एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर क्या करते हैं, फर्म्स जो कंज्यूमर्स होते हैं कंज्यूमर को क्या करते हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइसेस के बेसिस पे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, कि नॉन प्राइस में क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी के बेसिस पे, ब्रांड के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, जो कंज्यूमर उनको ना इन्फ्लुएंस करके अपने प्रोडक्ट जो प्राइसेस हम चार्ज करते हैं। इसके अंदर जो रिसोर्सेज होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर जो रिसोर्सेज होता है उसका क्या करें, उसका एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्स, हम इसको ना जितने हमारे रिसोर्स चाहिए होता है मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूज कर मैक्सिमम आउटपुट बनाते हैं। बट जो मोनोपोली होता है उसके अंदर इनएफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के वहां को ना जितना हम बना सकते उससे हम कम यूज करते हैं रिसोर्सेज का। एंड इसके अंदर हम क्या करते हैं, एफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज नहीं करते हैं। इसके अंदर कोई वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज का। परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर मोनोपोली के अंदर क्या वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, एंड जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर सबसे ज्यादा यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का हम यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिसकी वजह से हम यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज का यूज करते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है, हमारे पास में फ्यू फॉर्म्स होती है। मोनोपोली में क्या होते हैं हमारे पास में फ्यू फॉर्म, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं और सेम प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। एंड इसके अंदर क्या होता है, जो एग्जिट एंट्री के अंदर क्या होता है, बैन लगा हुआ होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है कुछ इसके अंदर भी। ओलिगोपोली के अंदर हर कोई फॉर्म से यहाँ पे इजिली एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकती है, ठीक है। जो ओलिगोपोली वर्ड होता है वो किससे निकल के आया है, हमारे पास में ग्रीक से निकल के आया। ओलिगोपोली वर्ड है वो किससे आया, ग्रीक से आया, जिसमें ओलिक्स का मतलब क्या होता है हमारे पास में, लिटिल और स्मॉल, यानी क्या होता है इसका छोटा या फिर कम। और या फिर हम सब वर्ड देखें ना ओलिक्स का, उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे फ्यू होगा, कुछ होगा। एंड जो ना ओलिक्स पोलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सेल करना। यहाँ पे क्या मतलब हो गया, फ्यू सेलर्स पाए जाते हैं यहाँ पे। ओलिगोपोली में क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं, बट बायर्स क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास में क्या है, यहाँ पे ओलिगोपोली से मार्केट फ्रॉम वेयर इन ए मार्केट और इंडस्ट्रीज इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स, द प्राइस एंड आउटपुट ऑफ ओलिगोपोली आर इंटरडिपेंडेंट। तो ओलिगोपोली में क्या बोला है इसने, कि हमारे पास में क्या होती है, कुछ फॉर्म्स पाई जाती है यहाँ पे, कुछ फॉर्म्स के अंदर क्या होती है, कुछ फॉर्म्स कैसी होती है यहाँ पे लार्ज फॉर्म्स पाई जाती है, और कुछ फॉर्म्स कैसी होती है यहाँ पे स्मॉल फॉर्म्स पाई जाती है। जिसको कैसी होती है, लार्ज फॉर्म्स होती है। जो लार्ज फर्म्स पाई जाती है क्या करती है, स्मॉल फर्म्स के ऊपर क्या करती है, डोमिनेट पोजीशन बना के रखती है। और अपने वो क्या करती है, जो लार्ज फर्म्स अपने प्राइसेस होते हैं क्वांटिटी को डिसाइड करती है, उसी के अकॉर्डिंग जो स्मॉल फर्म्स होती है क्या करती है, अपने प्राइसेस और क्वांटिटी को डिसाइड करती है, ठीक है। स्मॉल फर्म उसी के अकॉर्डिंग क्या करती है, डिसाइड करती है। और यहाँ पे क्या होता है, जो प्राइसेस और आउटपुट होते हैं वो दूसरे पे क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। कैसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं, कि जो हमारे पास लार्जर फर्म होती है ना, तो अपना जो प्राइस और आउटपुट है, मतलब ये बोल सकते हैं कि कुछ फर्म्स होती है कॉम्पिटिटिव फर्म्स को देख के अपना प्राइस और आउटपुट को डिसाइड करती है। ठीक है, इसके ओलिगोपोली के हम फीचर्स देखें, कौन कौन से फीचर्स होते हैं ओलिगोपोली के अंदर।
फर्स्ट क्या है हमारे पास है फ्यू बायर्स एंड सेलर्स। इसके अंदर जो सेलर्स होते हैं कैसे होते हैं, फ्यू होते हैं, बट जो बायर्स होते हैं कैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो फॉर्म्स होती है कैसे होती है, मार्केट डोमिनेट, यानी जो लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स होती है, जो मार्केट लीडर फॉर्म होती है क्या करती है, जो स्मॉल फॉर्म्स होती है उसको क्या करती है, डोमिनेट करती है। The market dominated by a small number of firms by have significant bargaining power. यहाँ पे क्या होती है, कुछ सेलर्स होते हैं, लार्ज बायर्स होते हैं, कि कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो छोटी होती है, कुछ फर्म्स ऐसी होती है जो बड़ी फर्म्स होती है, लार्ज फर्म्स, जो लार्ज फर्म होती है क्या करती है, स्मॉल फर्म्स को डोमिनेट करती है। नहीं, हमारे पास में क्या होता है इसमें प्रोडक्ट टाइप, तो इसमें प्रोडक्ट कैसे हो सकते हैं, होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। जो होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट उसमें क्या होता है, प्योर ओलिगोपोली में क्या होता है, हमारे पास वो होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक एल्यूमिनियम हो सकता है, स्टील हो सकते हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स हो गए। और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं इम्परफेक्ट ओलिगोपोली के अंदर पाए जाते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, ऑटोमोबाइल, स्मार्टफोन, ये सारे क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं। देन इसमें क्या हमारे पास में हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, firms spend heavily on marketing to differentiate product and capture market share। जो फर्म्स होती है जिनके पास अलग अलग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो कंज्यूमर होते हैं उनको बताने के लिए हमारा प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग होता है, इसलिए वो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। आप देखते होंगे कि आईफोन और सैमसंग वाले क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके आईफोन ही बताता है कि जो एप्पल कंपनी है ये बताती है कि हमारा फोन किस तरीके से क्या क्या फीचर्स उसके अंदर अलग है, एक्स्ट्रा फीचर्स दे रखे हैं। एंड सेम ऐसे सैमसंग वाले भी ये बताते हैं कि हमारे फीचर्स क्या क्या अलग है, इस तरीके से हमारा जो प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है अदर प्रोडक्ट से कि आपको ये परचेज करना चाहिए। तो जिसकी वजह से हमें जो कॉस्ट होती है कैसी होती है, हाई एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट लगती है। यार हमारे पास भी तो आता है मेट्रो इंटरडिपेंडेंस, ये जो फर्म्स होती है क्या करती है, जो प्राइस होती है उसको देख के डिसाइड करती है, अपने कॉम्पिटिटिव फर्म्स को देख क्या करती है, प्राइसेस होती है उसको डिसाइड करती है। अपने राइवल फर्म्स को देख के, कॉम्पिटिटिव फर्म्स को देख क्या करती है, जो ओलिगोपोली के अपने प्राइसेस को डिसाइड करती है। तो क्या बोला है, each firm's pricing or output decision depend on rivals actual strategy behavior is equal। देन हमारे पास में क्या आता है, प्राइस रिजिडिटी। तो इसके अंदर जो ओलिगोपोली होता है हमेशा लाने में क्या पाई जाती है, प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है। प्राइस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है कि कुछ फर्म्स होती है जो मतलब मान लो देखो हमारे पास में यहाँ पे टू फॉर्म्स है, फॉर्म ए है ये और ये क्या है हमारे पास में फॉर्म बी है। जी मान लो फॉर्म जो इनिशियल अमाउंट है जो प्राइसेस है वो डिसाइड कर रखी है, वो मान लो यहाँ पे 50 रुपीज है। ये क्या है, फॉर्म ए के एंड बी ने दोनों ने प्राइस डिसाइड कर रखी है 50 रुपीज। यहाँ पे क्या करेगी, फॉर्म दोनों ने फॉर्म ने प्राइसेस डिसाइड कर रखी है। ठीक है, जैसे मान लो फॉर्म ए ने प्राइसेस इसके ना 48 रुपीज कर दी ना, तो फॉर्म बी है वो भी क्या करेगी, 48 रुपीज इस प्राइसेस को कर देगी। मानो सिर्फ प्राइसेस से 40 रुपीज कर दी फॉर्म ए के अंदर, फॉर्म ए ने, तो फॉर्म बी भी क्या करेगी, इस प्राइसेस को 40 रुपीज कर देगी। मानो फॉर्म ए ने जो प्राइस है वो 51 रुपीज कर दी, इंक्रीज कर दिया 1 रुपया, बट फॉर्म बी इस प्राइस को इंक्रीज ना करेगी, क्या रखेगी, 50 रुपीज रखेगी। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, फॉर्म ए प्राइसेस कम करेगी, फॉर्म बी भी सेम प्राइसेस क्या करेगी, कम करती जा रही है। पर अगर फॉर्म ए ने प्राइस अपनी इंक्रीज कर दी तो फॉर्म बी प्राइस इंक्रीज नहीं करेगी। क्या होती है, प्राइस रिजिडिटी पाई जाती है यहाँ पे। कैमरा से प्राइस टेंड्स टू रिमेन स्टेबल ड्यू टू फियर ऑफ प्राइस वॉर्स एक्सप्लेन बाय किंग डिमांड कर। इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा डिमांड कर होता है, किंग डिमांड कर बनता है, हम पढ़ेंगे इसको आगे। ठीक है, हमारे पास में क्या होता है, यहाँ पे टू मच कॉम्पिटिशन पाया जाता है, डिस्पाइट टू सेलर्स पाई जाती है, और राइवलरी क्या होती है, अभी इंटेंस होती है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग इनोवेशन यहाँ पे पाया जाता है। एंड देन क्या है हमारे पास में एलिमेंट ऑफ मोनोपोली, कौन से एलिमेंट यहाँ पे पाए जाते हैं, ईच फर्म हैज सम मोनोपोली पावर ओवर इट्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट जो नॉट एब्सोल्यूट। एंड इसलिए क्या बोला है कि कुछ फर्म्स होती है जिनके पास डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट पाए जाते हैं, कुछ फर्म्स ऐसी होती है जिनके पास क्या पाया जाता है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, जो फर्म्स लार्ज होती है मार्केट लीडर फर्म होती है उनके पास क्या होती है, मोनोपोली पाई जाती है, जो क्या करती है, डोमिनेट करती है, छोटी छोटी जो स्मॉल फर्म्स होती है वो क्या करती है, वो डोमिनेट करती हुई जाती है। ठीक है, अब हम देखें किंग की डिमांड का भी कैसा होता है, देखो किंग डिमांड कर्व, ये क्या होती है हमारे पास में, यहाँ पे ए आर होता है ये,
यहाँ पे देखो जो किंग डिमांड करते हैं ये चीज पोर्शन क्या होती है, यहाँ पे इलास्टिक क्या होती है, यहाँ पे ईडी ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में ईडी लेस देन 1 होता है। ईडी लेस देन 1 होता है, और इस पॉइंट पे क्या होता है जो प्राइसेस होते हैं हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट के प्राइस होते हैं, प्राइस हम फिक्स करते हैं, हमारे प्राइसेस होते हैं पहले से डिसाइडेड। मान लो यहाँ पे प्राइसेस ऑफ 50 रुपीज है, और 50 रुपीज में जो क्वांटिटी आउटपुट हमारे जो डिमांड करे वो 200 है, उसके हमारे जो आउटपुट हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, मान लो इसकी जो प्राइजेस हो रही है हम उसके कितने प्राइजेस करें, 52 रुपीज के हम क्या कर रहे हैं, हम प्राइजेस कर रहे हैं। यहाँ पे कितने रुपीज करे, 50 से मान लो 52 रुपीज करे, तो क्या कॉम्पिटिटिव फर्म अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी, जिसकी वजह से जो पानी डिमांड है बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलास्टिसिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। मान से जो आउटपुट हो रहा है वो कितने की 100 यूनिट्स की हो जाते हैं, 100 यूनिट्स की हो जाती है, जैसे पानी डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बट मान लो हमसे जो प्राइजेस हो रहे हैं ना 50 से 48 रुपीज कर दिया, क्या कर दिया हमने 50 से, सॉरी एक सेकेंड, मान लो हमने प्राइस और 50 से क्या कर दिया, हमने 58 रुपीज कर दिया। हमारी जो क्वांटिटी डिमांड, सॉरी क्वांटिटी डिमांडेड होती है उस पर कितना इफेक्ट होता है, बिल्कुल थोड़ा सा इफेक्ट होता है इसके ऊपर, यानी प्राइसेस को थोड़ा सा कम करने पर हमारे क्वांटिटी डिमांडेड में ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। पर अगर प्राइसेस के थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट कर देते हैं, प्राइस में इंक्रीज करें तो क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट डिमांड कैसी होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। बट हमारे पास प्राइसेस कम करते हैं ना, यहाँ पे इनिशियल अमाउंट डिमांड प्राइस जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है कैसे होती है, ईडी लेस देन 1 होती है। ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास किंग डिमांड करो तो किसने दिया था, स्वीजी ने दिया था, समझ रहे। यहाँ पे क्या होती है, प्राइस विजिबिलिटी पाई जाती है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास प्राइस विजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कॉम्पिटिटिव फर्म हो रही है अगर वो प्राइस इंक्रीज करिए तो अदर फर्म क्या करेगी, प्राइस को इंक्रीज नहीं करेगी। बट अगर कॉम्पिटिटिव फर्म ने प्राइस थोड़ा सा भी कम कराया तो जो सेम फर्म होगी क्या करेगी, प्राइस को कम कर देगी। ठीक है, हमारे पास में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्राइसेस चेंज करने पर हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना इफेक्ट हो रहा है। फिर अगर हम प्राइसेस को थोड़ा सा भी कम कर रहे हैं तो हमारे क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। सेकेंड, बट हम बहुत ज्यादा चेंजेस करें प्राइसेस तो इफेक्ट होगा। देखो मान लो हमारे प्राइसेस यहाँ पे हमने इनिशियल अमाउंट चेंज कर रखा है, अगर हम प्राइसेस भी यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं बट हमारे क्वांटिटी डिमांड में कितना सा चेंजेस हो रहा है, इतना सा चेंजेस हो रहा है हमारे क्वांटिटी डिमांड रेट के अंदर। तो मान ली P3 प्राइसेस है, यहाँ P है और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे P1 प्राइसेस होगी। पहले हमारे पास इनिशियल प्राइस कितनी थी, P थी, एंड हमने उसे थोड़ी सी प्राइस क्या करती है, इससे कम करते हमारे क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इफेक्ट चेंजेस नहीं हुआ है। बट अगर हम प्राइसेस के अंदर थोड़ी सी भी इंक्रीज करें तो हमारे क्वांटिटी डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, ईडी ग्रेटर देन 1 होती है, क्या होता है, ईडी ग्रेटर देन 1, एंड देन यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में ईडी लेस देन 1 होता है। ठीक है, देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली में कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास है, प्योर ओलिगोपोली और परफेक्ट ओलिगोपोली। प्योर ओलिगोपोली के अंदर जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं हमारे पास। प्योर ओलिगोपोली में प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसमें क्या बोले, अकर्स व्हेन द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस इन नेचर। एग्जाम्पल हम कौन से बोल सकते हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, होमोजीनियस नेचर के प्रोडक्ट्स होते हैं। इस टाइप ऑफ ओलिगोपोली tends to process raw material to produce intermediate goods that are used and inputs by other industry. Notable example पेट्रोलियम हो सकता है, स्टील हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सारे कैसे होते हैं हमारे पास में होमोजीनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। होमोजीनियस नेचर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम कौन सी होती है, ओलिगोपोली फर्म या परफेक्ट ओलिगोपोली फर्म बोलते हैं उसको। फिर हमारे पास में कौन सी फॉर्म आती है, डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स होते हैं कैसे होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वहां पे हम पाए जाते हैं, उसको हमको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, हम डिफरेंशिएटेड और इम्परफेक्ट ओलिगोपोली फर्म होती है वो। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली कौन सी होती है, ओपन ओलिगोपोली तो ऐसी फर्म होती है जहाँ पे ना फर्म होती है ना वो क्या कर सकती है, इजिली मार्केट के अंदर एंट्री एंड एग्जिट कर सकती है, वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन ओलिगोपोली
फर्म बोल सकते हैं। एंड क्लोज्ड ओलिगोपोली फर्म कैसी होती है, जहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती है हमारे पास, आप इजिली वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते। कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है वहाँ पे, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल हो सकती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी हो सकती है, रेगुलेशंस हो सकते हैं, रूल्स हो सकते हैं, पैटेंट चाहिए हो सकता है, कॉपीराइट चाहिए होता है, जिसकी वजह से हम इजिली वहाँ पे एंट्री एंड एग्जिट नहीं कर सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शंस ऑफ दिस फर्म को क्या बोलते हैं, क्लोज्ड ओलिगोपोली फर्म बोलते हैं। ठीक है, then हमारे पास में क्या आता है, कॉल्यूसिव एंड कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव का मतलब क्या हो रहा है, व्हेन फ्यू फर्म्स ऑफ द ओलिगोपोली मार्केट कम टू ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग और एक्टिंग कॉल्यूजन विद ईच अदर आइदर इन फिक्सिंग प्राइसिंग और आउटपुट और बोथ, इट इज कॉल्यूसिव ओलिगोपोली। कॉल्यूसिव ओलिगोपोली का मतलब क्या हो रहा है, कुछ फर्म्स होनी लाइक मोस्टली से एयरटेल है एंड जियो है। ठीक है, मान लो ये दोनों फर्म्स है, दोनों मिल जाए तो ये फर्म्स कौन सी हो जाएंगे, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली लेंगे। और ये दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, अपने प्राइसेस और आउटपुट क्या करेंगे, डिसाइड कर देंगे। हम इस प्राइसेस पे अपना क्या करेंगे, रिचार्ज करेंगे, और इस पे हम इतनी जीबी का रिचार्ज करेंगे। प्राइसेस ने आउटपुट जब दोनों फर्म्स मिलके डिसाइड करती है तो कौन सी फर्म होती है, कॉल्यूसिव फर्म्स होती है। ठीक है, कौन सी फर्म होती है, कॉल्यूसिव फर्म्स होती है। एंड जो कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली होता है उसके अंदर क्या होता है, when there is absence of such an understanding among the firms and they compete with each other, it is called competitive oligopoly। competitive oligopoly का मतलब क्या है, जो फर्म्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर रही, वो अपने अकॉर्डिंग क्या कर रही है, कॉम्पिटिशन को देख के क्या कर रही है, प्राइसेस और आउटपुट को डिसाइड करती है। फर्म्स कौन सी होती है, कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली फर्म होती है। यार हमारे पास में क्या आता है, पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसी फर्म होती है जो कौन सी होती है, large firms होती है ओलिगोपोली से, partial when the industry is dominated by one large firm की एक large number of firms होती है। कुछ फर्म कैसे होती है, स्मॉल फर्म्स होती है। एक तो क्या करती है, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होती है, क्या करती है, स्मॉल फर्म्स को क्या करती है, डोमिनेट करती है। लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स के पास मान लो 75% मार्केट शेयर है ना, एंड जो स्मॉल फर्म्स के पास कितना है, मान लो 35% मार्केट शेयर है, तो क्या करेगी, स्मॉल फर्म्स के ऊपर क्या करेगी, जो लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स क्या करती है, उसको डोमिनेट करती है। वो कौन सी हमारे पास में, पार्शियल ओलिगोपोली होती है। एंड फुल ओलिगोपोली कौन सी होती है, डोमिनेटिंग फर्म विल बी द प्राइस लीडर होती है। फुल ओलिगोपोली कौन सी होती है, द मार्केट विल बी कॉन्स्टिट्यूशन बाय द एब्सेंस ऑफ प्राइस लीडरशिप। जो है प्राइस लीडरशिप क्या होता है, एब्सेंस पाई जाता है। यहाँ पे कोई भी जो मार्केट मतलब कोई भी ना मार्केट लीडर फर्म नहीं पाई जाती है। हमारे पास में क्या, सिंडिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। तो syndicated oligopoly refers to the situation where the firm sell their product through a centralized syndicate। जहाँ पे ना जो फर्म्स होती है किस तरीके से प्रोडक्ट डिसाइड करती है, सेंट्रलाइज सिंडिकेट के द्वारा क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है। Then organized oligopoly firms कौन सी होती है, the situation where the firms organize themselves into central association of fixing prices, output quotas। यानी जो ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली फर्म्स ऐसी फर्म्स होती है जो क्या करती है, सेंट्रल एसोसिएशन के द्वारा क्या करती है, प्राइसेस को डिसाइड करती है, कोटा डिसाइड करती है। कौन सी होती है, हमारे पास में ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली फर्म होती है। देन हम देखेंगे हमारे आपके पास कुछ मॉडल्स पाए जाते हैं। हमारे पास कौन कौन से मॉडल होते हैं, तो हमारे पास नॉन कॉल्यूसिव मॉडल्स होते हैं। कौन से होते हैं, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स पाए जाते हैं। बट जो कॉल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म्स के अंदर क्या करते हैं, कुछ फर्म्स होती है जो है ना क्या बन जाती है, दूसरे से ना मिलकर बन जाती है। नहीं मानो जो वीआई है, जियो है, एयरटेल, ये सारी फर्म्स मिलकर क्या बना लिए, इतना एक कार्टेल बना लेती है, ग्रुप बना लेती है। वो फर्म्स कौन सी होती है, कॉल्यूसिव ओलिगोपोली फर्म होती है। तो नॉन कॉल्यूसिव ओलिगोपोली मॉडल्स के अंदर कौन सी फर्म्स पाई जाती है, तो कौन कौन से मॉडल्स होते हैं हमारे पास में। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था, स्वीजी किंग का डिमांड कर मॉडल होता है। ठीक है, इसको किसने दिया था, स्वीजी ने दिया था। इसके अंदर क्या होता है, प्राइस स्टैंड टू बी रिजिड बिकॉज फर्म वांट फॉलो प्राइस इंक्रीज बट विल मैच प्राइस कट। स्वीजी किंग डिमांड कर के अंदर क्या होता है, हमारे पास प्राइस रिजिड पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो फर्म होती है कॉम्पिटिटिव फर्म ने अगर प्राइसेस कम कर दिया ना, तो सामने वाली फर्म भी क्या करेगी, प्राइसेस को कम कर देगी। मान लो अगर फर्म ने प्राइसेस इंक्रीज कर दी, तो क्या कॉम्पिटिटिव फर्म प्राइसेस को इंक्रीज करेगी, नहीं करेगी। इसे हम क्या कहते हैं, स्वीजी किंग डिमांड करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राइस रिजिडिटी यहाँ पर पाई जाती है। हमारे पास में क्या आता है, कॉर्नोट मॉडल होता है।
फॉर्मेट मॉडल में क्या होता है, फर्म डिसाइड आउटपुट एज्यूमिंग अदर और चेंज देयर। इसके अंदर हमारे पास एक प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं पाया जाता है, यहाँ पे क्या पाया जाता है, आउटपुट को डिसाइड करती है, आउटपुट कॉम्पिटिटिव पाया जाता है। लाइक हमें बोल सकते हैं कि जो है ना फॉर्मेट मॉडल के अंदर क्या होता है, जो फर्म्स होती है क्या करती है, अपना आउटपुट डिसाइड करती है, ये सोच के डिसाइड करती है ना कि जो हमारी सामने वाली फर्म या फिर कॉम्पिटिटिव फर्म होती है ना, वो ये आउटपुट डिसाइड नहीं कर सकती, उनका जो आउटपुट है वो स्टेबल और चेंजेस नहीं करेगी। देन हमारे पास में क्या था, हमारे पास बैकट्रेंड मॉडल आता है। बैकट्रेंड मॉडल में क्या होता है, फर्म compete on pricing assuming diverse price remain constant। कि बैकट्रेंड मॉडल में क्या होता है, जो फर्म होती है ना कि एज्यूम लेके चलती है ना कि हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स होती है क्या करेगी, प्राइसेस को फिक्स करके रखेगी, स्टेबल करके रखेगी और अपने प्राइस को उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, फिक्स करती है, अपने प्राइस को उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, वो रखती है। देन हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पे, स्ट्रक्चरल मॉडल। स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या होता है, वन फॉर्म एक्ट एज लीडर अदर फॉलोअर्स। तो स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या बताया जाता है, हमारे पास में एक फर्म होती है जो क्या होती है, लीडर होती है, यानी जिनके पास जो मार्केट शेयर होता है ना, लीडर फर्म के पास वो कितना होता है, 75%, जो कि आप बोल सकते हैं 2/3 पार्ट ऑफ मार्केट शेयर उसके पास क्या पाया जाता है, थर्ड पार्ट ऑफ मार्केट शेयर यहाँ पे पाया जाता है, जो मार्केट लीडर फर्म होती है। एंड जो फॉलोअर्स फर्म है फिर स्मॉल ग्रुप ऑफ फर्म्स होते हैं, उनके पास जो मार्केट शेयर होता है कैसा होता है, 1/3 मार्केट शेयर पाया जाता है। तो यहाँ पे जो मार्केट शेयर, जो मार्केट लीडर फर्म होती है क्या करती है, अपने अकॉर्डिंग की प्राइस डिसाइड करती है, उसी को देखते मार्केट लीडर फर्म को देखते ही जो छोटी छोटी फर्म्स होती है, फॉलोअर्स फर्म होती है क्या करती है, प्राइस डिसाइड करती है। हमारे पास में क्या आता है, पॉलिसी वॉल्यूम। पॉलिसी वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है जब छोटी छोटी फर्म, सारी फर्म्स मिल जाती है, सेम नीचे की फर्म्स मिलके एक हम क्या बना ले, पार्टन बना ली, अपना ग्रुप बना लेती है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, प्राइस डिसाइड करिए, उसके अकॉर्डिंग क्या करती है, वो आउटपुट डिसाइड करती है। तो क्या होता है, हमारे पास पॉलिसी वॉल्यूम होती है, पार्टल क्या बना लेती है, फर्म्स क्या कर लेती है, अपना कोलाब कर लेती है और मैक्सिमम क्या करती है, अपना प्रॉफिट अर्न करती है। लाइक हम बोल सकते हैं ऑप्टेक, यानी जो हमारे पास ऑयल कंट्रीज होती है ना, वो क्या कर रही है, सारी कंट्रीज मिलकर क्या बना लिया, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया अपना ऑयल का, फिर आपको ऑयल इतने रुपए का क्या करना है, वो सेल करना है लोगों को, ठीक है, और इतना आउटपुट अमाउंट क्या करना है, कंट्रीज को सेल करना होता है, इतना बैरल हमको, और ना जो पेट्रोल है डीजल, इतना बैरल हमको क्या करना है, सेल करें, इतने प्राइस पर हमको सेल करना है, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या होता है, प्राइस लीडरशिप, व्हेन फर्म सेट द प्राइस एंड अदर फॉलोअर्स। ये जो प्राइस लीडरशिप फॉर्म होती है, जो है ना मार्केट लीडर फर्म होती है, वो क्या करते हैं ना, प्राइस डिसाइड करते हैं, उसी को देखते क्या करती है, जो छोटी छोटी फर्म्स होती है, फॉलोअर्स फर्म होती है, उसी प्राइस को क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, तो वो क्या होती है, प्राइस लीडरशिप फर्म होती है। हमारे पास में यहाँ पे कुछ मॉडल्स दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में भी आए हुए हैं, कि यानी हम है ना, चाहे पीवाईक्यूज है उसमें कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको ना जो मॉडल्स है वो दे देंगे आपको, ये वाले और मान उनके ईयर्स आपको दे देंगे और आपको पूछेंगे सीक्वेंस में लगाने हैं आपको कि कौन सा सबसे पहले आया है, फिर कौन सा आया है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं, आपको कुछ मॉडल्स दे देंगे ओलिगोपोली के, कुछ मॉडल्स आपको अदर फॉर्म्स की दे देंगे, तो आप कुछ नहीं, तो ओलिगोपोली के ना कौन कौन से आपके पास जो मॉडल्स होते हैं वो है, तो इसलिए आपके इम्पोर्टेंट है ये। तो फर्स्ट ईयर पढ़ा था हमने स्विजी किंग डिमांड पर प्रोडक्ट, वो कब आया था हमारे पास में, 1939 के अंदर आया था। देन क्या था, कॉर्नोट मॉडल था, कॉर्नोट मॉडल कब आया था हमारे पास में, 1838 के अंदर आया था। देन क्या हमारे पास बैटरी मॉडल है, बैटरी मॉडल कब आया था, मतलब 1883 के अंदर आया था। स्टल्पल मॉडल कब आया था, 1934 के अंदर आया था। इसमें हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट मॉडल है वो तो क्या है, तो स्विजी की डिमांड का मॉडल है, कॉर्नोट का मॉडल जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और कौन सा आया था, बैटरी मॉडल आया था, स्ट्रक्चर का मॉडल आया था। ये सारे मॉडल्स आपके एग्जाम में पूछे हुए कौन कौन से है ना, सीक्वेंस में लगाने के लिए कौन सा मॉडल सबसे पहले आया था, फिर कौन सा मॉडल सबसे बाद में आया। तो सबसे पहले हमारे पास जो मॉडल आया था कौन सा, तो कौन मोड का मॉडल आया था। देन हमारे पास में कौन सा मॉडल आया था, बैटरी मॉडल आया था। उसके बाद में हमारे पास में कौन सा मॉडल आया था, स्ट्रक्चर का मॉडल आया था। देन हमारे पास में कौन सा, स्विजिंग डिमांड का मॉडल आया था। तो सबसे पहले हमारे पास में कौन सा मॉडल आया था, एजवर्ड ड्यूरोपोली मॉडल कब आया था, 1897 के अंदर आया था। चैम्बरलिन का ड्यूपोली मॉडल कब आया था, हमारे पास 1934 के अंदर आया था। पॉलिसी ओलिगोपोली मॉडल कब आया था, 1960 के अंदर आया था। हमारे पास में प्राइस लीडरशिप मॉडल कब आया था, हमारे पास में 1950 के अंदर आया था। फिर हमारे पास में क्या है, कॉन्स्टेबल मार्केट मॉडल कब आया था, 1982 के अंदर आया था। गेम थ्योरी न्यूमैन और न्यूमैन का जो मॉडल है वो कब आया था, 1950 में आया था। एंड बाबर स्पेस मैक्सिमाइजेशन मॉडल कब आया था, 1959 के अंदर आया था।
ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद है तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।